सभी को हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ये ভিডিও से বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ में नहीं कहेंगे, हिंदी लैंग्वेज में कहेंगे। सो आज के আমরা শুধু কিন্তু হিন্দিতেই বলবো, বাংলায় বলবো না। শুধু इंट्रोडक्शन और एंडिंग এর সময় একটু বাংলা बोले देवो। तो आज यहाँ पे हम हिंदी में कहेंगे। और यूजीसी नेट सेट एंड जेआरएफ जून 2025, एक्चुअली मैंने ये वीडियो 2 दिन पहले बंगाली में बनाए थे और मैंने येस्टरडे को लाइव वीडियो 45 मिनट्स बनाए थे जहाँ पे मैंने न्यू क्रिटिसिज्म को समझाई थी। और अचानक से वीडियो 16 मिनट्स अपलोड हो चुके हैं, बाकी 45 मिनट्स में से 30 मिनट्स गायब हो चुके हैं। मुझे पता नहीं थे और शायद इंटरनेट के ही इशू थे, इसीलिए नहीं हो पाए, क्योंकि मेरी मोबाइल में जिस सिम कार्ड में इंटरनेट नहीं थे उसी से मैं लाइव कर रही थी, मुझे नहीं पता थी। तो ये मुझसे एक सिली मिस्टेक हो गई, बट इट इज़ ओके। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और ये बंगाली में लिखी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ और दावा करती हूँ कि आप लोगों को कोई भी मौका नहीं दूंगी कि लिखी है बंगाली में लेकिन आपको समझ में नहीं आई। लेकिन मैं ऐसे समझाऊंगी और आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाए। जो भी आप कैंडिडेट हो, यूजी के, पीजी के, पीएचडी के या फिर यूजीसी नेट सेट गेट के, आप लोगों को समझ में आएंगे, या फिर कोई अदर्स कम्पिटिटिव एग्जाम के। तो पहले मैंने टेलीग्राम चैनल के नाम बतानी है, इस लिटरेचर यूजीसी नेट पे जुड़ जाइए, https://t.me/UGC-lit। और यहाँ पे लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म मुझे पहले डिकॉन्स्ट्रक्शन को डिस्कस करनी थी, फिर मुझे फील हुई कि डिकॉन्स्ट्रक्शन से पहले स्ट्रक्चरलिज्म को समझनी जरूरी है, जो कि फादिनांदी सोशियोर के द्वारा दी गई है टर्म। फिर जब मैंने स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्ट की तब मुझे समझ में आई कि न्यू क्रिटिसिज्म को पहले समझना जरूरी है। फिर मैंने लेकर आई न्यू क्रिटिसिज्म, जो टर्म कॉइन किया है जॉन क्रो रैंसम ने। तो ये एक 20th सेंचुरी वाला वर्क है, जहाँ पे हम 20th सेंचुरी मतलब समझते हैं 1901 to 2000, लेकिन ये न्यू क्रिटिसिज्म एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे थे, वो आपको खुद से सर्च करके पढ़नी होगी, अर्ली, मिडिल या फिर एंड टाइम में 20th सेंचुरी की। और ये टर्म कॉइन किए हैं जॉन क्रो रैंसम ने। और एक ऑथर, न्यू क्रिटिसिज्म कह रहे हैं कि और एक ऑथर जब लिख रहे हैं, उनके खुद के कोई इंटेंशंस, खुद के कोई इमोशंस, थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए, बल्कि जो टेक्स्ट को, जो वर्क को उन्होंने लिखी है उस पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, उस पर क्या क्या लैंग्वेज, वर्ड्स, फ्रेजेस यूज़ हुए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कौन? न्यू क्रिटिसिज्म वाले ये बोल रहे हैं। ऑथर के न्यू क्रिटिसिज्म वाले बोल रहे हैं कि ऑथर के बायोग्राफी एंड हिस्ट्री उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो जो टेक्स्ट है उसके लैंग्वेज के ऊपर, उसके टेक्स्ट के ऊपर फोकस करो। और इससे पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, इससे पहले हमें किसी भी ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में, किसी भी ग्रुप के थ्योरिस्ट में हमें ये नहीं मिली जो न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो टेक्स्ट पे फोकस देने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ न्यू क्रिटिसिज्म वाले आने के बाद ही हो रहा है, इससे पहले किसी ने भी इस तरीके से टेक्स्ट को नहीं दिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो फर्स्ट है, जो कि ऐसे टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेक्स्ट को पढ़ने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं टेक्स्ट को क्लोजली पढ़ो, उसके लैंग्वेज को समझो, उसको इस पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसको समझो। और यहाँ के न्यू क्रिटिसिज्म जो है ये स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़ी हुई है, और इसीलिए मैंने पहले न्यू क्रिटिसिज्म लेकर आई और हम बाद में स्ट्रक्चरलिज्म, डिकॉन्स्ट्रक्शन सभी थ्योरीज एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ये पूरे विश्व ब्रह्मांड में हर एक चीज़ के एक स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म, एक शेप जहाँ पे चीज़ों को हम ढलते हैं। तो लाइक कि आप देखते हो, आप जब एक घर बनाते हो उसके 4 दीवार होते हैं, खिड़की होते हैं, विंडोज होते हैं, तो आपको तो पता है। तो लाइक दैट ये सारे स्ट्रक्चर है। जब आप घर बनाते हो, घर पे जो मटेरियल्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यूनिट्स है और एक एक पार्ट है, लेकिन वो सारी चीज़ों को ठीक ठीक सही सही परिमाप में जब आप मिला जुला के एक दीवार खड़े करते हो, एक दीवार या फिर 4 दीवार, घर, खिड़की, विंडोज बनाते हो, तो अब एक घर बन जाते हैं, वो एक स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं। और हम पकड़ लेते हैं लिटरेचर में तो नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, पोम और बहुत सारे ऐसे एंड राइटिंग है, शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हम पोम को एज एन एग्जाम्पल लेते हैं। पोम में हम क्या क्या दिखते हैं, वहाँ पे साउंड होते हैं, स्टाइल होते हैं, पीच होते हैं, इंटेंशन होते हैं, टोन होते हैं, फ्रेज है, पॉजेस है, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक पोम बनाते हैं। तो दीज आर एक एक पार्ट है, सभी चीज़ें बनके एक पोम और एक टेक्स्ट बनाए हैं। तो न्यू क्रिटिसिज्म वाले बोल रहे हैं कि 20th सेंचुरी के टाइम पे न्यू क्रिटिसिज्म फॉर्मलिस्ट मूवमेंट को ही प्रेजेंट कर रहे थे। मतलब न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ते पढ़ते हमें क्या मिल गए, फॉर्मलिज्म भी मिल गए। सो नेक्स्ट टाइम हम फॉर्मलिज्म को भी डिटेल में पढ़ेंगे एज अ थ्योरी, एज अ क्रिटिकल वर्क, ओके। फिर उसके क्या बोल रहे हैं, न्यू क्रिटिसिज्म फॉर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, एम्फेसिस करते थे, ज़्यादा जोर देते थे फॉर्म के ऊपर, इसीलिए उनको फॉर्मलिस्ट मूवमेंट भी कह
जाता है। तो फिर ये एक ओल्ड स्कूल हिस्ट्री वाला ग्रुप थे जो लोग मतलब जो लोग हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करते थे, जो कि ऑथर के बैकग्राउंड पे फोकस करते थे, उन लोगों का चिंता होते थे कि कितने एंशिएंट टाइम पीरियड के कौन सी भाषा यूज़ की गई है टेक्स्ट में, वो सारी चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान देते थे। राइटर ने क्यों लिखा, कहाँ पे राइटर थे, राइटर के पर्सनल लाइफ में क्या थे, राइटर क्या सोच रहे थे, ये सारी चीज़ें एक ओल्ड स्कूल ग्रुप ऑफ हिस्ट्री बोल रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे फोकस करने वालों जो लोग हिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, हिस्ट्री के ऑथर के बैकग्राउंड पे, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें न्यू हिस्टोरिसिज्म पढ़नी चाहिए। तो मुझे पढ़ानी थी डिकॉन्स्ट्रक्शन, फील हुई स्ट्रक्चरलिज्म, फिर उससे पढ़ते वक्त फील हुई न्यू क्रिटिसिज्म, फिर न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ाते पढ़ाते हमें परिचित मिले हैं फॉर्मलिस्ट मूवमेंट के साथ, फॉर्मलिज्म के साथ, फिर अब न्यू हिस्टोरिसिज्म के साथ। ये सारे थ्योरी भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिर पोइट्री और यहाँ पे टेक्स्ट और पोइट्री एज एन एग्जाम्पल हमने लिए हैं। यहाँ पे कह रहा है पोम एक अकेले ही काफ़ी है, उसको ऑथर के बायोग्राफी से मत जुड़ो, उसको किसी हिस्ट्री से मत कनेक्ट करो, एज अ पोम एज अ टेक्स्ट इसको पढ़ो, उसको समझो, वो अपने आप में ही बहुत कुछ लेकर बैठी हुई है, उसको समझो। ये कह रहे हैं न्यू क्रिटिसिज्म वाले। और न्यू क्रिटिसिज्म ये कह रहे हैं, न्यू क्रिटिसिज्म में हमें दो फैलेसी देखने को मिलते हैं। व्हाट इज फैलेसी? एक फॉल्सूट, एक भ्रांति, एक फॉल्सूट है, जो एक है एफेक्टिव फैलेसी और एक है इंटेंशनल फैलेसी। जब आप फैलेसी के मीनिंग और फैलेसी समझोगे, वो सिर्फ आपको पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक में फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी में हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ पे पेपर 2 में न्यू क्रिटिसिज्म में हेल्प नहीं करेंगे। हर आपके होल लाइफ, पूरे ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड्स ज़रूर हेल्प करेंगे, तो इसीलिए आपको सीखनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज़ को हल्के से मत लो, पता नहीं कब क्या काम में आ जाए। एफेक्टिव फैलेसी को कह रहा है कि रीडर जब पढ़ते हैं, उनके पहले ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ बैठी हुई है, उनके बहुत सारी चीज़ सोच विचार है, उनसे वो जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, पोइट्री को पढ़ रहे हैं, उसको अपने इमोशन से, अपने फीलिंग से, अपने बसी हुई पहले वाला थॉट से उसको प्रभावित ना करे, वो टेक्स्ट को स्वतंत्र रहने दे, उस टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरह ही पढ़े। इस तरीके की फैलेसी को बोल रहे हैं एफेक्टिव फैलेसी, जो कि रीडर के द्वारा अफेक्ट ना हो, उनके इमोशंस के द्वारा अफेक्ट ना हो, इस रीडर के इमोशन से फ्री करने को कह रहा है कौन? एफेक्टिव फैलेसी। और ये कंसेप्ट दी गई है W.K. विम्सर्ट एंड मॉनरो सी बियर्सले इन 1946 में। विलियम के विम्सर्ट, जेयर एंड मॉनरो सी बियर्सले ने ये कंसेप्ट दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट सेट एंड गेट, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं बहुत बार। इंटेंशनल फैलेसी कह रहे हैं कि जब कोई ऑथर कुछ लिख रहे हैं, ऑथर को भी कोई भी अपने पर्सनल लाइफ, निजी जिंदगी की कोई भी इंटेंशन से लिखनी नहीं चाहिए। साथ में जब रीडर पढ़ रहे हैं, तब भी रीडर को भी ऑथर के, जब ऑथर ने ये लिखे थे, तब रीडर जब पढ़ रहे हैं, उनको ये समझना नहीं चाहिए कि ऑथर ने ये क्यों लिखी, ये वर्ड्स की क्यों यूज़ किया है, उनके मन में क्या विचार थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो कौन से स्टेट में रहते थे, उनका बैकग्राउंड क्या थे, उनके हिस्ट्री, बैकग्राउंड, बायोग्राफी से मत जुड़ो। आप सिर्फ एज अ रीडर पढ़ो और टेक्स्ट को एज अ टेक्स्ट की तरह ही पढ़ो। एकदम बिल्कुल जो बात बोल रहे हैं इंटेंशनल फैलेसी की। और रीडर जब एक ऑथर के राइटिंग को पढ़े, तब ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़े, ऑथर को समझने की कोशिश ना करे और ऑथर के लाइफ से ये कनेक्ट ना करे, इससे फ्री रखे, इससे डिटैच रखे। तो मेनली न्यू क्रिटिसिज्म बोल रहे हैं कि रीडर एंड राइटर किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई भी टेक्स्ट और कोई भी पोम, कोई भी वर्ड्स, उसको स्वतंत्र रहना चाहिए, उसको उसी तरीके से पढ़नी चाहिए। न्यू क्रिटिसिज्म के पोइट्री जब हम लेते हैं, तब वहाँ पे आए नहीं मेटाफोर, पैराडॉक्स, फिगरेटिव लैंग्वेज, राइम, रिदम, टोन, एक्सेंट, प्रोसोडी, इतने सारी चीज़ है। न्यू क्रिटिक्स वाले बोल रहे हैं ये सारी चीज़ क्या किसी साइंस से कम है क्या? तो साइंस जो है वो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस बोल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। साइंस के सब्जेक्ट्स में डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो हमें कह रहे हैं कि क्या हमारे पोइट्री में जो फिगरेटिव लैंग्वेज, टोन, प्रोसोडी, एक्सेंट, स्टाइल, रिदम, आयनी, मेटाफोर, पैराडॉक्स, ये सारी चीज़ के साइंस से किसी भी अंश से क्या कम है? ये भी बहुत साइंस की ही चीज़ है, तो ये भी समझने वाली चीज़ है। तो न्यू क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि इसको एज अ टेक्स्ट पढ़ो, एज अ पोम देखो, इसको ऑथर्स के बायोग्राफी से मत कनेक्ट करो, हिस्ट्री से मत कनेक्ट करो, और इसको रीडर के बसी हुई थॉट से भी मत प्रभावित करो, फ्री रखो इससे। दिस इज कॉल्ड न्यू क्रिटिसिज्म।
अब आपको यूजीसी नेट जेआरएफ सेट क्लियर करने के लिए, गेट क्लियर करने के लिए एक स्टडी करनी पड़ेगी। न्यू क्रिटिक्स की लिस्ट ये मैंने 25 तारीख को लिखी थी, लेकिन मेरे दिल में सुकून नहीं मिल रही थी कि जब तक मैं इसको आप लोगों के लिए हिंदी में लेकर ना आऊँ, क्योंकि मैं तो लास्ट 6 मंथ से ज़्यादा हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में कहती हूँ, और जब तक मैं दोनों लैंग्वेज में ना समझाऊँ मेरे मन में भी खटकती है। तो मैंने आप लोगों के लिए लेकर आ गई, और मुझे लगता है ये 10 मिनट के वीडियो देखने के बाद आपको आपके मन में कोई ऐसे डाउट्स और कोई ऐसे एकदम टेंशन और कोई ऐसे एंग्जाइटी नहीं रहेंगे क्यों हमने हिंदी में नहीं लिखकर लेकर आए। हम इंग्लिश में कुछ चीज़ें लिखकर ले आ सकते थे, बाद में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को न्यू क्रिटिक्स के लिस्ट में जॉन क्रू रैंजम को पढ़नी है, उनकी न्यू क्रिटिज्म वाला एक वर्क है, उसको डिटेल में पढ़ो। क्लिंट ब्रूक्स के पैराडॉक्स को पढ़ो, एलन टेट को पढ़ो, रॉबर्ट पेन वॉरेन को पढ़ो, आई रिचर्ड्स को प्रैक्टिकल क्रिटिज्म को अच्छे से पढ़ो, विलियम एमसन के 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी को पढ़ो, विम्सट एंड बियर्सले के सभी वर्क्स में से ये जो मतलब वर्क है इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, इससे पढ़ो। और ये सारी चीज़ के अलावा भी ये 7 राइटर के 5-6 वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली प्रिपेयर करो, और जो वर्क्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है नेट सेट गेट से, उसको डिटेल में पढ़ो। ऐसे अगर आप मेरी बात सुन के पढ़ोगे तो आपका कोई भी मार्क्स यहाँ से नहीं घटेंगे। न्यू क्रिटिज्म से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ज़रूर सही आंसर करके 2 मार्क्स और 4 मार्क्स गैदर कर लोगे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। सो आपको सभी गाइडलाइंस इस लिटरेचर के फॉलो करनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ गिव योर कॉमेंट्स एंड सजेशंस एंड योर क्वेरीज एंड योर डाउट्स एंड योर आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको समझ में आई या नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल। लव यू ऑल। नमस्ते सभी को। गुड नाइट। शुभरात्रि। সবাইকে নমস্কার। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाण लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, देखते থাকুন एसबी लिटरेचर। और यहाँ पे यही कहूँगी, प्लीज़ आप लोग अपने साथ साथ परिवार के साथ साथ बाहर के लोगों के अगर पॉसिबल है तो ख्याल रखिए। पेट वगैरह के ख्याल रखिए, वाइल्ड लाइफ एनिमल के ख्याल रखिए, नेचर के ख्याल रखिए, अपने आप के ख्याल रखिए। तो डेफिनेटली हम पैसों से हर टाइम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते और पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हम अपने हाथों से अपने ह्यूमैनिटी और सही विचार सोच विचार से हम ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं जो पैसों से भी बहुत ऊपर है, और जहाँ से हमारी नेचर प्रोटेक्टेड रहेंगे तो हम भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, आने वाले जनरेशन भी बहुत खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। गुड नाइट। टेक केयर। बाय। थैंक्स।